नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना पिछला टॉपिक था परिवहन, उसी को रिवीजन करते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे। तो उसमें रिवीजन में अपन ने कल देखा था कि परिवहन हमारे लिए कितना आवश्यक, कितना महत्वपूर्ण है, तो उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। ये कक्षा 12 भूगोल विषय का चैप्टर है। तो परिवहन में हमने कल बात की थी कि परिवहन से हमारा अभिप्राय क्या होता है, परिवहन से परिभाषा क्या होती है, क्या परिवहन किस लिए हमारे सहायक होता है। तो परिवहन से हमारा अभिप्राय यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यानी व्यक्तियों को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यही हमारा परिवहन होता है, परिवहन की परिभाषा। और परिवहन में किसी भी क्षेत्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो परिवहन किसी भी देश के उद्योग और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। औद्योगिक क्षेत्रों से कच्चे माल को लेना, वहाँ से लाना, ले जाना, तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाना। कृषि के क्षेत्र में जो ज़रूरत पड़ती है इसकी, परिवहन की, तो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने में भी इसका काफ़ी योगदान होता है। अब अपन ने कल बात की थी कि परिवहन स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन 3 प्रकार का होता है, जिसमें स्थल परिवहन में सड़क और रेल महत्वपूर्ण परिवहन है। और अभी एक वर्तमान में नया परिवहन जो पाइपलाइन परिवहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से कुछ तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आसानी से पहुंचाया जाता है। दूसरा जल परिवहन, और जल परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन होते हैं, एक तो आंतरिक परिवहन और एक बाह्य। आंतरिक में तो वो आते हैं जो देश के आंतरिक भागों में जो जलीय क्षेत्र होते हैं, जलाशय होते हैं, उन जलाशयों में नावों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से यात्राएं की जाती है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और एक होता है बाह्य, जो सागरीय, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो परिवहन किया जाता है उसको बाह्य कहा जाता है। वायु परिवहन जो होता है उसमें भी एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय 2 परिवहन होते हैं। इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन के बारे में अपन, सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवहन है, क्योंकि व्यक्तियों को सबसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सबसे बड़ा सहायक जो होता है वो कौन सा होता है, सड़क परिवहन। अब इस सड़क परिवहन जो होता है, इस परिवहन को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसके बारे में अपने कल चर्चा की थी। तो इसमें भौतिक कारक यानी धरातलीय बनावट इस चीज़ को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक है, जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर परिवहन की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। उसके बाद में अपन बात करें आर्थिक कारक, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिजों की बहुलता है, औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकता है, तो उन क्षेत्रों में भी अपने परिवहन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि से भी वे परिवहन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने देखा था, हम आज भी सुनते हैं कि 1962 में जिस चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो एक परिवहन की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध, सैन्य सामग्री हम समय पर नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण हम वहाँ पर मात खा गए थे। तो ये सुरक्षात्मक दृष्टि से सैनिकों के लिए सामग्री पहुँचाना, खाद्यान्न पहुँचाना, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी आपदा के समय में तीव्र गति से वहाँ तक पहुँचाने में भी सहायक होता है। और राजनीतिक कारक, ये 5 ऐसे कारक हैं जो अपने परिवहन को प्रभावित करते हैं। परिवहन राजनीतिक कारकों में सरकार की बनाई हुई नीतियाँ होती है, सरकारी कानून होते हैं, किस क्षेत्र के लिए कौन सी नीति बनाई हुई है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी जो अपने राजनेता होते हैं वो राजनेता किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो अपने परिवहन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि सड़क परिवहन काफ़ी प्राचीन काल से चला रहा है। ये अभी का नहीं, आज से 5 से 8 हज़ार वर्ष पहले भी सड़कों का, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यता है, उन सभ्यताओं में भी पक्की सड़कों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क परिवहन काफ़ी पुराना परिवहन है, ये कोई नया परिवहन नहीं है। अभी अपन बात करते हैं शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ने ढाका यानी बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका, वहाँ से लेकर वाराणसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर से होते हुए सिंधु नदी के तट तक एक सड़क का निर्माण किया था, जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। और इस सड़क, ये भी पक्की सड़क बताई जाती है उस समय की, जिससे बहुत सारी, ये जो सड़क है इसके माध्यम से अनेक प्रकार की छोटी छोटी सड़कों का निर्माण है, इससे जुड़ी हुई थी, कनेक्टिविटी प्रदान की हुई थी। आज अपन देखते हैं जैसे जयपुर से लेकर कोटा से आगे अपन बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 12, तो इससे बहुत सारी कनेक्टिविटी, छोटे छोटे रोड निकाले गए। तो ये जो सबसे लंबी रोड थी ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, सिंधु नदी के तट तक, तो इससे भी बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार के रोड निकले हुए थे। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश काल में भी सड़कों का विकास हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे तो उस दौरान भी क्या था, उनको आवश्यकता थी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए सड़कों का विकास उनके द्वारा भी किया गया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी सड़कों का तीव्र गति से विकास हुआ है, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उस स्थिति को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता थी, परिवहन की, और वो ऐसा परिवहन जो हमें समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध करवा सके।
2015 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जब अपन 2015 में हमारे पास सरकार द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए उसके अनुसार 48.85 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका था। उसके बाद में 2015 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 48.85 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण, जो देश का कुल 80% यानी जो अपना सड़क परिवहन है वो देश के परिवहन का कुछ 80% केवल सड़क परिवहन होता है। बाकी परिवहनों में रेल परिवहन भी आता है, वायु परिवहन, जल परिवहन, सारे परिवहन आते हैं, लेकिन 80% भार जो है वो सड़क परिवहन ही के द्वारा ढोया जाता है। अब सड़क परिवहन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, हमने कल चर्चा की थी, एक बार और रिवीजन करते। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने निर्धारित गंतव्य तक केवल सड़क परिवहन ही पहुंचा सकता है, यानी घर तक पहुंच सभी जगह। दूसरी चीज़, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि किसी भी स्थान पर इसका निर्माण किया जा सकता है। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में, कृषि विकास में भी यह सहायक होती है। साथ ही साथ लचीलापन देखने को मिलता है, लचीलापन अन्य मार्गों में देखने को नहीं मिलता है। लचीलापन से हमारा अभिप्राय होता है कि हम सवारी को जहाँ मर्जी आए वहाँ से बिठा सकते हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ उतार सकते हैं, जबकि रेल मार्ग के अंतर्गत या जल मार्ग में या वायु मार्ग में ऐसा करना संभव नहीं है। केवल एकमात्र सड़क परिवहन ही एक ऐसा परिवहन है जिसमें लचीलापन पाया जाता है। या फिर अपन बात करें जल्दी खराब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाने में भी सड़क परिवहन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य परिवहनों में, जो अन्य परिवहन होते हैं जैसे रेल परिवहन है, उसके लिए हमें लाइन डालनी पड़ती है, इंजन खरीदने पड़ते हैं, सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। यहाँ पर वो चीज़ें उन परिवहन की अपेक्षा यहाँ पर कम खर्च आता है इसके निर्माण में। आपदा के समय सबसे ज़्यादा सहायक होता है हमारा सड़क परिवहन जो है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, तभी तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में या ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे प्रिय साधन सड़क परिवहन। छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि बड़े उद्योगों में तो रेलगाड़ियों के माध्यम से भी परिवहन किया जा सकता है, लेकिन छोटे उद्योगों में रेलगाड़ियों के माध्यम से या अन्य जो अपने पास परिवहन के साधन है उनके माध्यम से हम परिवहन करना संभव नहीं है। इसलिए छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके ज़्यादा डेवलपमेंट, उनके विकास में भी ये काफ़ी सहायक होता है। फिर दूसरे अपन ने बात की थी कि सड़कों के प्रकार, तो सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, राज्य राजमार्ग होते हैं, जिला सड़कें होती है, ग्रामीण सड़कें होती है, सीमांत सड़कें होती है, तो उनके ऊपर भी अपन ने चर्चा की थी। तो एक बार रिवीजन और देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और आज वर्तमान में हमारे कुल परिवहन जो है, कुल लंबाई उसका 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे देश में उपलब्ध है, जिनका अपने देश में जो टोटल परिवहन होता है, परिवहन भार, उस भार का 40% ये केवल 1.7% यानी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो वहन करते हैं। 40% भार इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। इसकी अगर बात करें कि अभी वर्तमान में हमारे पास 1,04,475 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण वर्तमान में हो चुका है, और इसी के अंतर्गत एक अपन ने कल डिस्कस किया था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, यानी 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो 5,846 किलोमीटर लंबाई बताई गई है इसकी, और ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसमें 4 और 6 लाइन की रोडें बनाई गई है महानगरों के बीच। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, ऐसे जो बड़े बड़े महाराजमार्ग बनाए जाते हैं उससे क्या होता है, इन शहरों के जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी क्या है कम समय में हम तय कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बिना किसी रुकावट के हम इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। एक अपने जब सरकार के पास इनकम के सोर्स कम हो गए, आर्थिक रूप से सरकार के पास ये अपन बात करें कि पैसे कम थे या वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक योजना चलाई BOT, बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बुल्ट का बनाओ, चलाओ और स्थानांतरित करो, बुल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। बुल्ट का अर्थ क्या होता है, बनाना, उसके बाद में अपन बात करें ऑपरेट यानी चलाना, ऑपरेट करना, और उसके बाद में ट्रांसफ़र करना, यानी निजी क्षेत्रों में सड़कों को दे दिया गया है, जिसमें उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सड़क का निर्माण करो, इसका यूज करो, यानी इसके ऊपर साधन चलाओ, और चलाने के बाद में फिर सरकार को इसको हस्तांतरित कर दो। तो निजी क्षेत्रों के द्वारा बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की ये योजना बोट के माध्यम से संचालित की गई। ये तो था अपने राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद अपन बात करते हैं अब राष्ट्रीय राजमार्ग कौन किसको, समस्त राज्यों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राज्य राजमार्ग की बात करें तो राज्य राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, और इसमें कुल सड़कों की लंबाई जो है अपन बात करें तो ये 14% है, यानी 14 का मतलब 4%, यानी टोटल जो सड़कें उसमें 1.7% अपने राष्ट्रीय राजमार्ग और 4% आता है राज्य राजमार्ग, और ये जो है 163.9 हज़ार किलोमीटर 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार 163
9,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। ये राज्य राजमार्गों की सारी जिम्मेदारी ये क्या करते हैं, समस्त राज्यों जो राज्य होता है उस राज्य में जिला मुख्यालय जो होते हैं उन जिला मुख्यालयों को अपने सभी क्षेत्रों से आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। एक राज्य के आंतरिक भागों में जो सड़कों का निर्माण किया जाता है वो राज्य राजमार्ग की श्रेणी में आते हैं, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला जो राजमार्ग होता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जिला सड़कें। तो अभी वर्तमान में एक जिला हेडक्वार्टर जो होता है उसको अन्य तहसील क्षेत्रों से आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करना, और वर्तमान में 47 लाख किलोमीटर सड़कों का जिला सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, और 14% संपूर्ण सड़कें 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग, 4% राज्य राजमार्ग, 14% अपनी जिला सड़कें हैं। उसके बाद में आती है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से कनेक्टिविटी प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण, इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने में, और ये लगभग 80% क्षेत्र को कवर करती है। 80% अपन बात कर चुके, 1.7%, 4% और फिर 14%, और ये सबसे ज़्यादा 80% है। और एक वर्तमान में अपन बात करें सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती यानी बॉर्डर के सहारे अन्य राज्य जो होते हैं, अन्य देश जो होते हैं उन देश की सीमाओं के सारे बनाई जाने वाली सड़कों को सीमावर्ती या सीमांत सड़कों के नाम से अपन जानते हैं। 1960 में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था सीमा सड़क संगठन। 1960 में ये संगठन बनाया गया था, और इसने 1960 से लेकर 2005 तक 40,450 किलोमीटर लंबी सीमांत सड़कों का निर्माण, यानी बॉर्डर के सारे सड़कों का निर्माण किया, जिनमें से 35,577 किलोमीटर पक्की सड़कें और कुछ सड़कें जो थी अभी भी कच्ची है। इस संगठन ने एक सड़क बनाई थी लेह, लद्दाख से लेह। अभी वर्तमान में अपना केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और उसकी कैपिटल है लेह। तो लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी इस संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन जो है उसके द्वारा किया गया। ये अपना सड़क परिवहन। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेल परिवहन की। तो हमारे विश्व में अगर बात की जाए तो प्रथम रेलगाड़ी इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी 1825 में, और भारत में अपन बात करें तो भारत में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर लंबी ये रेलगाड़ी संचालित की गई थी। उसके बाद में अपन बात करें कि 31 मार्च 2015 के अनुसार हमारे यहाँ पर 10,822 इंजन, यानी इतनी रेलगाड़ियों की आवश्यकता अपने को पड़ी। देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन 7,112 रेलवे स्टेशन बताए जाते हैं, और उस समय 8 जोन थे। 13.26 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिला हुआ है। किसके माध्यम से? रेलवे के माध्यम से रोजगार मिला हुआ है। रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से? 1950 में जब अपने, क्योंकि उस समय निजी क्षेत्रों में भी रेलों का संचालन होता था, इंग्लैंड वालों ने जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे स्थापित था उस दौरान उन्होंने बहुत सारे रेलों का निर्माण किया, तो उस समय अलग अलग क्षेत्रों में ये रेल, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ तो देश की सरकार को समर्पित किया गया, उसको दे दिया गया। तो 1950 में जब रेलों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय 8 रेल मंडल बनाए गए थे। 8 रेल मंडल के माध्यम से इनकी व्यवस्थाओं को देखा जाता था, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, रेल और यात्री और मालभाड़ा इन आवागमन में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। तो इन 8 रेल मंडलों के स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया, एक रेल मंडलों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी, 16 कर दी। 1 अप्रैल 2003 से रेल मंडल 16 रेल मंडलों में, और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे 17 रेलवे जोन कार्यरत है। और इस रेलवे जोन जो होते हैं इनके काम क्या होता है, इन रेलवे जोन का काम एक ही होता है कि ये अपने अपने क्षेत्र में जो रेलों का संचालन होता है, रेलगाड़ियों का आवागमन जो होता है वो निर्धारित करते हैं कि कौन सी रेल किस समय कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी। सारी चीज़ों की देखरेख की जिम्मेदारी या अन्य कोई भी समस्या होती है उन सभी की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रेलों के बारे में अपन बात करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 अप्रैल 2011 में दिल्ली से आगरा के मध्य एक रेलगाड़ी चलाई गई जिसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस, और ये 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में 187 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से आगरा के मध्य जो 100 मिनट में तय करती है। इसके अंतर्गत वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद में एक और रेलगाड़ी थी शान-ए-पंजाब जो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ती है, और ये 8 अप्रैल 2016। गतिमान एक्सप्रेस के बाद में अपन बात करें 8 अप्रैल 2016 को अमृतसर से दिल्ली के मध्य शान-ए-पंजाब नामक एक रेलगाड़ी चलाई गई जिसमें बहुत सारे ऐसे कोच थे जिनके अंतर्गत CCTV सुविधा उपलब्ध करवाई गई। फिर उसके बाद में हिमसागर, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये रेल थी हिमसागर, जो देश की सबसे लंबी दूरी 3,729 कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक ये दूरी तय करती है। उसके बाद में कुछ बुलेट ट्रेनें भी चलाई गई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से कोलकाता। ये सारी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियाँ थी जो भारत सरकार द्वारा संचालित की गई।
अब एक परियोजना थी कोंकण रेलवे परियोजना। अपने कोंकण के बारे में पढ़ते हैं कि पश्चिमी तट जो था, पश्चिमी तट के ऊपर 26 जनवरी 1998 तक, यानी उसके ऊपर 26 जनवरी 1998 से पहले जो कोंकण तट है, हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, उसमें कोंकण तट जो है, मध्य वाला जो तट है, उसके ऊपर रेलवे सुविधा, यानी पश्चिमी तट के ऊपर रेलवे सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो वहाँ पर कोंकण रेलवे परियोजना के माध्यम से रेल से वंचित क्षेत्र जो थे उनको रेलवे सुविधाएं प्रदान की गई। और इसके अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर समस्या क्या थी, क्योंकि तो पठारी भूभाग है, साथ ही साथ पश्चिमी पर्वत श्रृंखला वहाँ पर स्थित है, जिसको अपन पश्चिमी घाट बोलते हैं। वो पश्चिमी घाट होने के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर रेलवे का विकास काफ़ी देरी से हुआ। और वहाँ पर फिर भी 2000 तो इनको पुल बनाने पड़े, यानी क्षेत्रों को आपस में रेलवे बनाने के लिए बहुत सारे सुरंगों के माध्यम से इस रेलवे लाइन को चलाया गया। 2065, यानी जो शरावती नदी है उसके ऊपर 2065 किलोमीटर 2065 यानी 2 किलोमीटर लंबे एक पुल का निर्माण किया गया है, तब जाकर के वहाँ पर रेलवे का संचालन संभव हुआ है। तो ये रेलवे, उसके बाद में अपन रेलवे की बात कर चुके हैं, तो उसके बाद में अभी वर्तमान में धीरे धीरे मेट्रो का प्रारंभ हुआ। अब मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है 1972 में कोलकाता से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे मेट्रो बढ़ता बढ़ते दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में, यानी अब ये मेट्रो की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि शहरी क्षेत्रों में जो परिवहन यानी यात्री भार जो ज़्यादा था, यानी जनसंख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगी, तो उसकी कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करने के लिए मेट्रो सुविधा उपलब्ध कराई गई। और ये मेट्रो की सुविधा 1972 कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। धीरे धीरे सभी जो ज़्यादा आबादी वाले, ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं, उन शहरों में मेट्रो सुविधा भी वर्तमान में उपलब्ध करवाई गई है। तो ये हमारे 2 परिवहन हो गए, सड़क और रेल परिवहन। आगे वाले टॉपिक नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन, और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे जल मार्ग। नमस्कार।